जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीसीएस अभ्यास के इस डेडिकेटेड चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल की जो हमारी एक स्ट्रेटजी वीडियो था जहां पर हमने प्रॉपर 150 दिन का 150 डेज का एक प्लान डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। उस प्लान के अंतर्गत एक प्रोग्राम जो हमारा था वो था मेंस के लिए, जो कि पेपर 5 और पेपर 6 को लेकर के डेडिकेटेड होगा। यहां पर हम लोग करने वाले ये हैं कि आज से लेकर के आने वाले 100 दिन में, ठीक है, आने वाले 100 दिन में हम लोग डेली पेपर 5 और पेपर 6 के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक दिन पेपर 5 होगा, एक दिन पेपर 6 होगा। आज की जो हमारी क्लास दोस्तों, आज हम लोग पेपर 6 से यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेपर 5 आप लोगों का निशान से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब चीजों को समझिएगा। देखिए, यूपी पीसीएस के मेंस के पेपर में पेपर 5 और पेपर 6 का जो कॉन्सेप्ट है वो 2023 में पहली बार शामिल किया गया। जब इस कॉन्सेप्ट को पहली बार शामिल किया गया ना, तब एक एस्पिरेंट के सामने भी और एक टीचर के सामने भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि इस टॉपिक को कैसे कवर किया जाए, इस टॉपिक में एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, पेपर किस प्रकार से बनाए जाएंगे। उसके बावजूद इन सभी समस्याओं का सामना करते हुए हमने जो हमारी पेपर 5 और पेपर 6 की क्लासेस कराई थी आप लोगों के लिए, ठीक है, वो क्लासेस बेहद शानदार रही थी। अब हमारे सामने एक बेस लाइन यहां पर आ चुका है। बेस लाइन क्या है? 2023 का मेंस का पेपर, 2023 का जो मेंस का पेपर रहा दोस्तों, वो ऑलरेडी हो चुका है। पहला पेपर था पेपर 5 और पेपर 6 के लिए। तो यहां से एक बहुत अच्छा खासा पैटर्न हमको आइडिया लग चुका है। तो अब ये जो सीरीज पूरी स्टार्ट होगी, इस सीरीज का जो बेस लाइन होगा, ठीक है, इस सीरीज का जो हमको एक आइडियल कंडीशन होगी, एक आइडियल सिचुएशन होगी, वो 2023 का मेंस का पेपर होगा। हम लोग इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस पूरे सिलेबस को यहां पर कवर करेंगे। 100 क्वेश्चन एक बहुत अच्छी संख्या होती है। प्रीलिम्स से पहले अगर आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो मेंस के लिए, तो आपकी पकड़ मेंस की एनसीईआरटी में बहुत अच्छी बन जाती है। क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय भी है, तो हमारा सजेशन भी ये रहेगा कि पेपर 5 और पेपर 6 एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर क्या करिए, कवर करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर करने के वाले हैं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग पहले तो पेपर 6 का जो सिलेबस है, ठीक है, जो इसका पाठ्यक्रम है, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आयोग ने हमसे क्या क्या पढ़ने की उम्मीद की हुई है। आयोग जब सिलेबस बनाता है, जब पाठ्यक्रम को बनाता है, तो वो इस उम्मीद के साथ बनाता है कि एक एस्पिरेंट इन टॉपिक्स को, इन बिंदुओं को एटलीस्ट देख करके एक बार आएगा। तो सबसे पहला दायित्व हमारा क्या बनता है कि हम सिलेबस के सारे पॉइंट्स को देख पाए। देखिए भाई ध्यान से, अगर आप इस सिलेबस को देख रहे हो तो यहां पर आपके सामने कुल 23 पॉइंट्स दिया गया, 23 पॉइंट दिया गया, जो कि मेन पॉइंट है। ध्यान रखिएगा, इन मेन पॉइंट्स के अंतर्गत बहुत सारे सब पॉइंट्स भी डिवाइड किए गए हैं। तो ये मत समझना कि केवल हम लोग को 23 बिंदु पढ़ना, नहीं। इन 23 बिंदु के अंदर कई बार ऐसा भी है कि एक ही बिंदु के अंतर्गत 4-5 सेक्शन अलग अलग आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। तो इन 23 सेक्शन को अगर हम मोटा मोटी डिवाइड करें, ठीक है, प्रॉपर एक डिवीजन करें, बेसिक डिवीजन, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे सिलेबस को हम क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूं, देखिए कैसे। देखिए, जो पूरा सिलेबस है, इसमें 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट दिया गया है। पेपर 6 के इस पूरे सिलेबस में 3 सेक्शन यहाँ पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट तौर पर दिया गया है। एक आप लोगों से कह रहा है कि यूपी की अर्थव्यवस्था, ठीक है, यूपी की यहाँ पर क्या कह रहा है, आप लोगों से इकोनॉमी की उम्मीद रख रहा है कि आप लोग यूपी की अर्थव्यवस्था को यहाँ पर पढ़ करके आए। दूसरा आप लोगों से उम्मीद कर रहा है कि यूपी की जो जियोग्राफी है, जो यूपी का भूगोल है, आप लोग इसको पढ़िए। और थर्ड यहाँ पर आप लोगों से उम्मीद कर रहा है कि साइंस एंड टेक के कुछ पोर्शन से आप उसको भी यहाँ पर देख करके आगे बढ़िए। तो ये पूरा सिलेबस मोटे तौर पर इन 3 पार्ट में यहां पर आप लोग डिवाइड कर सकते हो, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। और ये तीनों सेक्शन हम लोग को देखना किसके संदर्भ में है, तो हम लोग को देखना है यूपी के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों पोर्शन आप सभी इससे पहले जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 का जो पूरा सेक्शन होता है, वहां पर कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। जैसे कि ज्योग्राफी आप पढ़े होंगे पेपर 1 के अंतर्गत, इकोनॉमिक्स आप पेपर 3 के अंतर्गत पढ़े होंगे, साइंस टेक भी आप पेपर 3 के अंतर्गत पढ़े होंगे। लेकिन वहां पर जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं भारत के संदर्भ में, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग चीजों को वहां पर देखते हैं। यहां पर जो हमारा पूरा फोकस रहेगा, वो पूरा फोकस रहेगा कि हम लोग यूपी के संदर्भ में चीजों को कवर करने का प्रयास करें कि यूपी की ज्योग्राफी किस प्रकार से, यूपी का इकोनॉमिक्स किस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा पूरा यहां पर इस प्रकार से रहेगा। अच्छा देखो, एक बात और समझना, इस पूरे सिलेबस में हम लोग जब डिवीजन करने जाएंगे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक का, तो बहुत बिखरा हुआ डिवीजन आयोग ने किया हुआ है। हम बिखरे हुए डिवीजन को लेकर परेशान नहीं होंगे। जैसे कि मैं आपको कुछ समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमिक्स आप लोगों का ये पहले जो 5 पॉइंट है, इकोनॉमिक्स के सबसे महत्वपूर्ण 5 पॉइंट यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप यहां पर देखोगे ना, तो कुछ कुछ पोर्शंस बीच में भी क्या किया गया है कि इकोनॉमिक्स के पोर्शन को शामिल किया गया है। तो हम लोग एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर यहां पर क्या करने वाले हैं, उन सब चीजों को एक साथ लेकर ही कवर करेंगे और एक एक करके पूरे सिलेबस के बिंदु को यहां पर देखेंगे। ठीक है,
अब कुछ बातें और समझना। देखो, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि ये जो सिलेबस मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूं, आप लोगों के सिलेबस को प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं अपलोड कर दूंगा, ध्यान रखना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये नहीं कि सर आप तो केवल हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हो, नहीं भाई, बाइलिंगुअल क्लासेस रहेगी। हाँ, हमारा फोकस रहेगा कि हम ऐसी भाषा में बातचीत करें आप लोगों से कि वो आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे अंग्रेजी मीडियम के हो, अगर आप बहुत अंग्रेज ना पैदा हुए हो तो आप नॉर्मली इन भाषा को यहाँ पर समझ पाए। ठीक है, आप ध्यान देना भाई, ये तो मेरा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं यहाँ पर। अच्छा, कुछ बातें यहाँ पर आप लोग और समझिएगा। ठीक है, इस पूरे पेपर में जब हम यूपी स्पेसिफिक की बातें करते हैं तो हम लोग को करना क्या है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को यूपी विशेष बिंदु को देखना है। सबसे पहली बात, हम जब भी अपने क्वेश्चन के आंसर में कुछ फैक्ट का प्रयोग करेंगे, कुछ आंकड़ों का प्रयोग करेंगे, तो वो हम लोग को यूपी के संदर्भ में देखना है। हम अगर कोई एग्जाम्पल का प्रयोग कर रहे हैं, हम अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम का प्रयोग करें, कुछ योजनाओं का प्रयोग करें, तो वो यूपी सरकार के एग्जाम्पल्स, यूपी सरकार की स्कीम्स यहाँ पर बताई जाएंगे। कुछ रिपोर्ट, तो रिपोर्ट भी ऐसा कि भाई वो यूपी के संदर्भ में कुछ बातें बताता हूं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट में, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिपोर्ट होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी की जाती है, इसके द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अंतर्गत यूपी की क्या पोजीशन है, यूपी में डोमेस्टिक वायलेंस किस प्रकार से, यूपी में महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम है वो किस प्रकार से, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन्स होता है वो किस प्रकार से यहाँ पर क्या आंकड़ा कहता है, तो वो आंकड़े आप लोग को यूपी के संदर्भ में देखने पड़ेंगे। पॉइंट क्लियर है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है कि भाई यूपी की कौन सी रैंकिंग है, क्यों रैंकिंग किस प्रकार से, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को यूपी के संदर्भ में यहाँ पर देखने पड़ेंगे। अभी तक आप लोग भारत की रैंकिंग, भारत के संदर्भ में चीजों को देखते थे, यहाँ पर हम लोग को यूपी के संदर्भ में देखना है। एग्जाम्पल, स्कीम, रिपोर्ट, फैक्ट, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों के हो गए। और इसके बाद एक जो बिंदु सबसे आप लोगों को यहाँ पर और ध्यान देनी है, वो ध्यान देनी है मैप। देखो बात समझना, पूरे पेपर 1 से पेपर 6 के अंतर्गत जो मेंस का हमारा प्रेजेंटेशन होता है, उस प्रेजेंटेशन में जितना आप अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट कर पा रहे हो वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। और कभी भी आंसर के प्रेजेंटेशन में अगर आप ध्यान दोगे, आपके सामने 2 बुक में रखता हूं, ठीक है, एक बुक ऐसी है जिसमें कोई मैप, कोई डायग्राम, कोई बॉक्स बनाकर चीजें नहीं लिखी है, और एक बुक क्या है, उस बुक में सारे मतलब लाइन से पैराग्राफ भर दिया गया। आप कौन सी बुक पढ़ना प्रीफर करोगे? ऑब्वियसली आप वो बुक पढ़ोगे जिसमें मैप, फैक्ट, ठीक है, बॉक्सेस बना करके चार्ट दिया गया हो, वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग आता है। तो जब आपके आंसर के प्रेजेंटेशन की बात आती है ना, तो आपको मैप ड्रॉ करना पड़ता है। यहां पर आपके सामने एक चैलेंज ये है कि आपको 10 सेकेंड में, ठीक है, 10 सेकंड में आप लोगों को यूपी का मैप बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब कहोगे सर ये कैसे सीखे? बहुत सिंपल है। देखो, यूपी का मैप बनाना ना बहुत सिंपल है, बहुत कुछ है नहीं। 2 टांग बनाओ यहाँ पर आप लोग, ठीक है, और ये आप लोगों का लगभग यूपी का मैप बन गया। अब कोई कहेगा सर ये यूपी का मैप तुमको दिख नहीं रहा है, मेरी बात समझो, आपको यहाँ पे वो क्या नाम है, लियोनार्डो दा विंसी नहीं बनना है, ठीक है, या फिर मोनालिसा की पेंटिंग नहीं ड्रॉ करनी है आप लोगों को। आप लोगों को करना सिर्फ इतना है कि आप लोगों को एक मैप ड्रॉ करना है जो कि यूपी की तरह दिखे। हाँ, ऐसा ना हो कि आपने यूपी का मैप बनाया और वो आपको श्रीलंका का मैप नजर आ रहा है, ऐसा बस ना हो। तो आप अगर 10 सेकंड में मैप ड्रॉ करना सीख गए, मैप को ड्रॉ करके, मैप को बॉक्स के अंदर बंद करके, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लोकेशन जो आपको दिखाना है, जैसे कि मानो प्रश्न आया कि यूपी में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, टूरिज्म की क्या संभावनाएं हैं, आपने क्या किया, आपने एक मैप बनाया यूपी का, आपने यूपी के मैप के अंतर्गत कुछ लोकेशंस दिखा दिया। ठीक है, बाकी देखो नेपाल बॉर्डर पे जो हमारा गोरखपुर का क्षेत्र है, ये किस प्रकार से पर्यटन में उपयोगी है, किस प्रकार से आपका अयोध्या, प्रयागराज, ठीक है, ये सब लोकेशंस किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, आगरा, हेरिटेज आर्क का जो पूरा रीजन है वो किस प्रकार से टूरिज्म की संभावनाओं को बढ़ावा देते हैं, आप उसको यहाँ पर मैप में दिखा दोगे, आपको एग्जाम में ऑब्वियसली जो आपको नंबर मिलेगा वो एक अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मैप ड्रॉ करना सीखना है, ये बात एकदम नोट कर लो। मैं तो कहूंगा आप लोग आज से रेगुलर आने वाले 100 दिन में डेली एक बार यूपी का मैप बनाओ। 10 सेकंड में मैप बनने लगेगा, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। मैंने आपके सामने यहाँ पर मैप ड्रॉ किया, देखो, ऑब्वियसली मुझे पता है कि मेरा मैप बहुत गंदा है, मतलब मैं इसकी तारीफ तो कर ही नहीं सकता, ठीक है, बट हाँ मुझे ये पता है कि अगर मैं एग्जाम पेपर में इसको ड्रॉ करके आता हूं तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई एस्पिरेंट ने कुछ मेहनत यहाँ पर की है। ठीक है, बहुत अगर आप आर्टिस्ट बनोगे, पता चला कि आपने मेंस के आंसर राइटिंग छोड़ करके आपने एक आर्ट क्लास की कोचिंग ज्वाइन कर ली, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, ड्राइंग बनाना सीख रहे हैं कि यूपी का मैप किस प्रकार से बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए। ठीक है, और 3 घंटे के पेपर में आपने एक यूपी का मैप बना करके उसमें चीजों को ड्रॉ किया, ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो यूपी के संदर्भ में आप लोगों को फैक्ट, एग्जाम्पल, रिपोर्ट और मैप, इन चीजों पर वर्क करना पड़ेगा। मेरा कोशिश ये रहेगा कि जो इनरिचमेंट वाला काम है, इन सारे पॉइंट्स पर इनरिचमेंट मैं आप लोगों को पैरेलली यहां पर हर सिलेबस के पॉइंट के अकॉर्डिंग कराते चलूंगा। ठीक है, बातें बहुत क्लियर है, बहुत स्पेसिफिक मैं बातें आप लोगों से यहां पर शेयर कर रहा हूं। अब बातें और समझना थोड़ी सी, ठीक है।
जैसे देखो मैप का प्रयोग और भी बहुत जगह पे हम लोग कर सकते हैं। मैंने प्रश्न पूछा कि यूपी में जो खनिज रिसोर्सेस कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, आपने क्या क्या मैप बनाया, आपने बता दिया कि यहाँ पर सीमेंट है, यहाँ पर क्या कहते हैं कुछ और खनिज पाए जाते हैं, यहाँ पर किस प्रकार से लौह पाया जाता है, किस प्रकार से एल्यूमिनियम पाया जाता है। आपने एक बार मैप में ड्रॉ कर देना चीजें, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। इंडस्ट्री पर प्रश्न आया, उद्योग पर प्रश्न, आपने यहाँ पर क्या किया कि डिफेंस कॉरिडोर ड्रॉ कर दिया, आपने ओडीओ पे की कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, बेहतरीन नंबर मिलने वाले, कोई नंबर रोक ही नहीं सकते आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, ये बातें समझिएगा, तो इसलिए मैप बहुत जरूरी है। अब देखो कुछ बातें और समझो। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूँ ना, मेंस 2023 का जब अभी नंबर आया है टॉपर्स का इस बार का, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे टॉपर्स के नंबर, तो टॉपर्स ने पेपर 5 और पेपर 6 इन दोनों में ही, ठीक है, इन दोनों में उन्होंने क्या किया हुआ है, 100+ मार्क्स अचीव किए हैं। ये मैं देखा हूं, मैंने अभी रिजल्ट्स देखा है, सबने मतलब मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने जो सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने 100+ नंबर यहाँ पर पेपर 5 और पेपर 6 दोनों में प्राप्त किया है। और ये कंडीशन तब है जब ये पेपर पहली बार 2023 में शामिल किया गया था। आपके पास तो एक 2023 का बेस ईयर आपके सामने यहाँ पर अभी है, आप 2023 के पैटर्न को देख सकते हो, समझ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग पर चीजों को आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों का टारगेट तो मिनिमम 100 नंबर होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर, और उस मिनिमम 100 नंबर के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो जो बातें मैं आप लोगों से बता रहा हूं वो बातें करिए। अच्छा, इस पूरे सीरीज में मेरा काम जो रहेगा, मैं आपको काम बता देता हूं, मैं आपको हर क्लास के एंड में एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के तौर पर। ठीक है, हर क्लास के एंड में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। ठीक है, आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करके, ठीक है, आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करके क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, सबमिट करना होगा हमारे जो हमारा पीसीएस अभ्यास का जो चैनल है, ठीक है, डिस्कशन चैनल पीसीएस अभ्यास फैमिली नाम से। ठीक है, उस पीसीएस अभ्यास फैमिली पर आपको इसका आंसर राइटिंग वहां पर सबमिट करना होगा। ठीक है, आप लोग भेजना, मैं उनमें से 2-3 कॉपी देखूंगा, और उसके बाद उस कॉपीज में क्या इनरिचमेंट किया जा सकता है उन पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हर क्लास में एक क्वेश्चन हम लोग होमवर्क देंगे, नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। ये मेरा फॉर्मेट आप लोगों का इस पूरे सीरीज के अंतर्गत रहेगा। अच्छा, थोड़ा सा और बातें करते हैं भाई हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अगर हम लोग पेपर 5 और पेपर 6 को हटा भी दें और जीएस 1 से लेकर के जीएस 6 तक की कंबाइंड बात करें, तो आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होता है इस पर थोड़ा डिस्कस करो, थोड़ा समझो कि किसी भी मेंस के जो सबसे बेहतरीन आंसर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो किसी भी मेंस के आंसर में ना 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता भी होगा। एक जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रो, ठीक है, भूमिका कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, दूसरा होता है मेन बॉडी, इसको हम लोग मुख्य भाग कहते हैं, और तीसरा होता है आप लोगों का कंक्लूजन, जिसको हम लोग निष्कर्ष यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, इन तीनों पर हम लोग को यहाँ पर बात करनी होगी। पेपर का अगर आप पैटर्न देखोगे, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक पेपर का पैटर्न दिखाता भी हूँ। ठीक है, जीएस 6 में 2023 में कैसे पेपर पूछे गए थे, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार दिखाता हूँ, तो ध्यान से समझने का प्रयास करना। ठीक है, देखो ये आप लोगों का पेपर 6 है जो कि 2023 में आया था। ठीक है, 2023 में जो आयोग ने पेपर कराया था वो पेपर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया। पेपर का पैटर्न कैसा है, 20 प्रश्न आप लोगों को पता था भाई। 20 प्रश्न में जो 10 प्रश्न होते हैं स्टार्टिंग के, वो शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न होते हैं, लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, 125 शब्द सीमा होती है, और 8 नंबर का एक प्रश्न यहाँ पर आप लोगों का होता है। तो सेक्शन बी होता है, उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें शब्द सीमा 2 शब्दों की होती है, और 10 नंबर का 12 नंबर का ये आप लोगों का ये लास्ट के 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन 125 शब्द, लास्ट के 10 क्वेश्चन आप लोगों के 2000 शब्द, 200 शब्द। ठीक है, इस फॉर्मेट में आप लोगों को यहाँ पर आंसर लिखना रहता है। पेपर अगर आप देखोगे, चूंकि ये पहली बार पेपर आया हुआ है, अच्छा मैं इस पेपर को भी डिस्कस नहीं करूंगा, ये पेपर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस पेपर का डिस्कशन हम लोग करेंगे 4 से 5 दिन बाद, जब क्लासेस एक बार स्टार्ट हो जाएंगी, हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि देखो भाई पेपर इस प्रकार से पूछा गया है 2023 में। ठीक है, अभी हम फोकस करते हैं फिर से कि हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, वो सिलेबस को हम लोगों को कैसे और यूटिलाइज करना है। ठीक है, सबसे पहला काम करें, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ठीक है, अब देखो भाई पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ओवरव्यू ऑफ द यूपी इकोनॉमी, आर्थिक प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो आर्थिक प्रदेश है, इसका एक बार आप समझिए कि उसमें क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था, राज्य बजट, स्टेट बजट, बजट हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, प्रीलिम्स के संदर्भ में भी और मेंस के संदर्भ भी, और ये बजट मैं आप लोगों का कराऊंगा भी। ठीक है, एकदम निश्चित रहिएगा आप लोग। इस बजट में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी नई स्कीम स्टार्ट की है, महिलाओं के संदर्भ में कौन सी नई स्कीम स्टार्ट किया गया, बच्चों के लिए कौन सी नई स्कीम स्टार्ट किया, ट्रांसजेंडर्स के लिए कौन सी नई स्कीम स्टार्ट किया गया, कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को देखना पड़ेगा। कई बार ऐसे प्रश्न पूछता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो बजट रहा, उस बजट में कृषि के संदर्भ में कौन से विशेष सरकार द्वारा परियोजनाएं स्टार्ट की गई हैं, ठीक है, उन पर चर्चा करें। तो आपको ना थोड़ा सेक्टर वाइज भी चीजों को देखना पड़ेगा यहाँ पर एक बार। इसके बाद
बुनियादी ढांचा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार किस प्रकार के हाईवेज का निर्माण, सरकार किस प्रकार के मेडिकल कॉलेज का निर्माण करा रही है, ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आप लोगों का आ जाएगा। भौतिक संसाधनों का महत्व, फिजिकल रिसोर्स का क्या महत्व यूपी की इकोनॉमी में, आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये बात समझना, अगर हम यूपी की इकोनॉमी की बात करें तो पूरे भारत में, ठीक है, जो यूपी की अर्थव्यवस्था है वो 3rd नंबर पर थी। अभी क्या एक हालिया रिपोर्ट में देख रहा था, उस रिपोर्ट के अंतर्गत 2nd नंबर पर यूपी हमारी जो है पूरे भारत के जीडीपी में आ चुकी है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र ऑब्वियसली, और 2nd नंबर पर यूपी यहां पर आ चुका है। इसी के साथ अगर आप यहां पर देखोगे तो जो भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी, उनका जो एक ड्रीम विजन है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का लेकर के बनाएं। इस विजन को कंप्लीट करने में जो सबसे बड़ी भूमिका होगी वो होगी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो भूमिका, यहां पर यूपी के जो सीएम उन्होंने अपना एक टारगेट तय किया कि हम $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था यूपी में खड़ा करेंगे। तो यूपी के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी सरकार नए प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रही है, कौन कौन सरकार नए प्रयास कर रही है, इन सब पर प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ये बात यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखो भाई, उत्तर प्रदेश का व्यापार, उत्तर प्रदेश में ट्रेड किस प्रकार का होता है, कौन कौन से व्यापार यहाँ पर होते हैं। जैसे कि मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। ट्रेडिशनल व्यापार अगर आप ध्यान दोगे तो ओडीओपी का जो कॉन्सेप्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसे कि मेरठ में खेल का सामान हो गया, गोरखपुर में टेराकोटा हो गया, कहीं पर जो आप लोगों का अमरोहा में ढोलक हो गया। आप लोग प्रीलिम्स में सारे पॉइंट्स पढ़े हुए हो, प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर में हर बार ऐसे प्रश्न बन करके आते हैं मैच द कॉलम के अंतर्गत, ठीक है। तो यहां पर बस उसका हम लोग का एप्लीकेशन करना है, यहां पर हम लोग का उसका यूज करना है कि भाई व्यापार में क्या क्या हो सकता है। ट्रेडिशनल व्यापार हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, आप देखो तो डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, रक्षा कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखो तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पर लेकर के आया गया, ठीक है, वैश्विक निवेश सम्मेलन किया गया यहाँ पर, ताकि यूपी के अंतर्गत जो ट्रेड है वो बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ सके। यूपी के सीएम भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि भले ही हम एक लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, हम एक चारों तरफ से हम किसी समुद्र से नहीं गिरे हुए हैं, हम एक लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, उसके बावजूद हम अपने ट्रेड को इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट में अपनी भूमिका को बढ़ा सके भारत की, ठीक है। ये यूपी के सीएम का स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उन्होंने बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट दिया था कि यूपी एक लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं है। हालांकि अगर आप ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो है, उनका यहां पर मतलब यह था कि हम व्यापार के दृष्टिकोण से एक लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं है, हम एक ओपन स्टेट है। हम क्या कर सकते हैं भाई, हम नेशनल वाटरवे जो गंगा नदी पर बना हुआ है, हल्दिया से लेकर के आप लोगों का कहते हैं कि प्रयागराज तक आया हुआ है, हम उसके माध्यम से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हम उसके माध्यम से और नेपाल से ट्रेड कर सकते हैं, मतलब बहुत जगहों से ट्रेड कर सकते हैं। हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण करा रहे हैं। तो यूपी सरकार ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास यहां पर कर रही है। इसके अलावा अब यहाँ पर जो क्या कह रहा है कि यूपी सरकार की कुछ वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, तो बजट के अंतर्गत हम कवर कर लेंगे, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा है, ठीक है। सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन से प्रयास कर रही है, ये एक टॉपिक दिया गया। फिर टॉपिक क्या कह रहा है, यूपी में इन्वेस्टमेंट, इसके मुद्दे एवं इसका इम्पैक्ट। मुद्दे क्या मतलब, मुद्दे मतलब होता है चैलेंजेस, कि भाई यूपी में निवेश अगर आ रहा है या फिर अगर नहीं आ रहा तो उसके समस्याएं क्या क्या है, यूपी में निवेश कम क्यों आ रहा है, यहाँ पर चैलेंजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। आप चैलेंजेस बहुत कुछ बता सकते हो। एक सबसे सिंपल चैलेंज तो यही है भाई कि हम एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। फिर आप ये बता सकते हो भाई कि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा अभी इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट नहीं बना हुआ है। सरकार की तरफ से जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, जिसमें मैंने आपको इंडस्ट्री खड़ी करनी है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक बहुत बड़ी जमीन, ठीक है। जमीन नहीं मिल पा रही, भूमि अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है, समस्याएं है, कुछ ना कुछ रोक टोक लग जा रहा है। तो इनके कारण से इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी आ रही है, वो चाहते हैं यूपी में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन उसको उस सुविधाएं नहीं मिल पा रही, उस सुविधाएं गुजरात में मिल सकती हैं, तो वो यहाँ पर क्यों आएगी, उसको तो इन्वेस्टमेंट करने से मतलब वो कहीं पर भी करे। तो सरकार इस संदर्भ में कौन कौन से प्रयास कर रही है, इन्वेस्टमेंट का यूपी की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से यहाँ पर रोजगार क्रिएट होगा, किस प्रकार से यहाँ पर गरीबी दूर होगी, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स के आप लोगों के 4 से 5 पॉइंट स्टार्टिंग में दिया गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो ज्योग्राफी कुछ पॉइंट है, जैसे कि यूपी की जनसंख्या एवं जनगणना। आप यहाँ पर देखो फिर क्या कह रहा है, जो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। कृषि और सामाजिक मतलब एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। कृषि एग्रीकल्चर की बात यहाँ पर कर रहा है कि इसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसका क्या सॉल्यूशंस है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि यूपी का पूरा भूगोल में क्या भाई, सिंचाई इरिगेशन किस प्रकार से, खनिज यहाँ पर मिनरल रिसोर्स किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, पोहा प्रणाली है, वो किस प्रकार से, यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूपी में जो आप लोगों का परिवहन तंत्र है। देखो अच्छा एक बात समझना, परिवहन तंत्र का मतलब अगर आपके दिमाग में केवल हाईवे जा रहा है, आप बहुत बेकार सोच रहे हो। फिर
आपको अपने मेंस के पूरे स्ट्रक्चर में ना आपको जो अपने सोचने की थिंकिंग पावर है, जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, उसको मैक्सिमम डायमेंशंस में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि परिवहन तंत्र से मतलब तीन बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, दिमाग में स्ट्रक्चर पहले से ही तय होना चाहिए। जैसे कि एक आप वायु के माध्यम से ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है, आप एयर से ट्रेवल कर सकते हो। एयर से कैसे ट्रेवल करोगे भाई, हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो हमने देखा ही था, ठीक है, कुशीनगर, अयोध्या, ठीक है, और आपका जेवर वाला एयरपोर्ट, ये सब एयरपोर्ट क्या बनना, लखनऊ वाला एयरपोर्ट, ये सब एयरपोर्ट आपके यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो एक तो एयरवे सिस्टम हमारे पास है, ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या है, आप रिवर के थ्रू, आप जल प्रणाली के थ्रू, आप यहाँ पर देखो तो नेशनल वाटर वे बनाया जा रहा है। फिर क्या है, आप इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि सड़क एक माध्यम है यहाँ पर, ठीक है। सड़क में आप देखो तो यूपी एक ऐसा स्टेट रहा है ना, यहाँ पर किसी भी कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी गवर्नमेंट रही हो, हर सरकार ने यहाँ पर हाईवेज के निर्माण में अपनी एक बहुत शानदार भूमिका निभाई है। इस बात को तो नो डाउट हर व्यक्ति मानेगा, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट हो, सपा, बसपा, कांग्रेस, जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर रही हो, हर गवर्नमेंट ने हाईवेज के निर्माण पर एक बहुत भूमिका यहाँ पर निभाई, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, तमाम तरह की चीजें यहाँ पर बनाई गई हर सरकार के द्वारा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया था। इसके बाद कुछ पॉइंट्स और जैसे कि रेलवे, इसको भूलना भी नहीं है, यूपी का रेलवे में जो कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद आप एक बात कर सकते हो RRTS की, ठीक है, रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम जो हमारे यहाँ आया हुआ है, ठीक है, जो कि मेट्रो जैसा कॉन्सेप्ट है, कानपुर, लखनऊ, इन सब शहरों में जो स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का एक परिवहन का साधन है और इसको भी आप लोगों को यहाँ पर शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डायमेंशन जो हो सकता है ना उसको कवर करो। कई सारे अन्य भी जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम अभी आ रहे थे, वाराणसी में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम लग रहा है, ठीक है, जो रिवर के थ्रू जो है क्या कहते हैं प्लेन उड़ा रहे हैं वहां पर, ठीक है। उन पॉइंट्स को आप लोग को यहाँ पर शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोगों के मैक्सिमम डायमेंशन कवर करने की एक तरीका होता है। तो ये आप लोगों के कुछ पॉइंट्स हैं। आज की जो हमारी क्लास थी, हमने एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर समझा कि हम लोग क्या करने वाले, हमने सिलेबस को समझा कि हम लोग क्या करने वाले। मैं आप लोगों की आज की क्लास का एक होमवर्क देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ना, ठीक है। पढ़ने के बाद आप लोग क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, इस क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग करने के बाद पीसीएस अभ्यास का जो चैनल है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ चैनल अभी, ठीक है। देखिए ये चैनल है हमारा, है टेलीग्राम आईडी हम लोग की यहाँ पर ये दी गई है, ठीक है। आप पीसीएस अभ्यास लिख करके, ये लिख करके अगर आप टेलीग्राम पर सर्च भी करोगे तो आपको हमारा चैनल भी वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। आप चैनल मिल जाएगा, आप उस चैनल को ज्वाइन करो, उसमें डिस्कशन ग्रुप एक होगा, ठीक है। वहां पर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर से देख लो। क्वेश्चन कह रहा है भारत के आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका पर चर्चा करें। 125 शब्द का ये क्वेश्चन लिखना है आप लोगों को। इंग्लिश में क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ द उत्तर प्रदेश इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। भारत के आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है। ये सिलेबस जो हमारा पहला पॉइंट था कि उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, उसी टॉपिक से हमने यहाँ पर क्या किया, इस क्वेश्चन को बनाया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग लिखिए, लिख करके सबमिट करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रॉपर डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। परेशान मत होना अगर इस क्वेश्चन का आंसर समझ में न आए तो जो समझ में आपको आ रहा है, ठीक है, जो भी समझ में आ रहा है आप उसको लिखिए जरूर, लिख करके सबमिट करिए, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहाँ पर ब्रेक करते हैं। आई होप कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये देखिए, आप सभी का सपोर्ट, हमने जो 3 सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की है, उन 3 सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए, हालांकि हम कंटिन्यू रखेंगे, इस बात की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। 150 दिन तक, 150 डेज तक का जो हमारा प्रोग्राम है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों को बस इसको सपोर्ट करना है। लाइक करिए वीडियो को सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।